नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्षेत्रीय राज्य बंगाल से अपनी कहानी को शुरू कर रहे हैं और कल की क्लास में यानी कि पिछली क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से बंगाल के जो नवाब हैं उनकी यथास्थिति और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों की जो स्थिति है उसके बीच में कैसी सामंजस्यता स्थापित हो रही है, किसको कितनी कठिनाई आ रही है, कौन कितनी चालाकी दिखा रहा है। आपसी संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, रिश्तेदारी नातेदारी संघर्ष, सब कुछ आप यहां पर देख रहे हैं। खैर, हम इन सब पर और भी विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कर लूं कि कल हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है कि अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बनाया और जैसे ही सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना वैसे ही आप देखेंगे कि और भी लोग जिनके मन में महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही थी कि मैं बंगाल का नवाब बनूं, सबके सब सिराजुद्दौला के दुश्मन बन गए। चाहे उसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम हो, चाहे उसका मौसेरा भाई शौकत जंग हो, या फिर मीर जाफर के साथ साथ और भी कई ऐसे लोग जैसे राय दुर्लभ, जगत सेठ, ठीक है, इन सब लोगों ने जो है शत्रुता निभानी शुरू कर दी। खैर, सिराजुद्दौला के बारे में एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि उस समय सबसे योग्य व्यक्ति सिराजुद्दौला ही था। जनता उसके बारे में कहती थी और इतिहासकारों ने इस लाइन को लिखा कि जनता के मुख की बात कि जिसको ना दे मौला उसको दे सिराजुद्दौला, यानी कि जिसकी इच्छा आसमान वाला नहीं पूरा करता उसकी इच्छा सिराज भाई पूरा करते हैं। बात इच्छा पूरा करने की नहीं है, बात यह है, ये तारीफ थी। इसका मतलब कि तुलनात्मक रूप से सिराजुद्दौला उन लोगों से ज्यादा बेहतर था। अगर आपसी संघर्ष, आपसी षड्यंत्र जो लोग उसके खिलाफ कर रहे थे उनके अपने अगर ऐसा नहीं करते तो शायद श्रेष्ठ नवाबों में उसकी गिनती होती। फिर भी उसकी गिनती श्रेष्ठ नवाबों में करने में कहीं पर भी कठिनाई नहीं थी। खैर, वह अपने उन लोगों से संघर्षरत था जो उसके अपने थे, लेकिन उनसे तो लड़ ही रहा था, साथ ही साथ जो बाहरी शक्तियां विशेष करके अंग्रेज थे उससे भी सिराजुद्दौला की शत्रुता हो गई। उसके पीछे के कारणों पर हम आपके बीच में इस बात को रखेंगे। कई कारण थे, इस बात को समझिएगा, जिसमें से एक कारण मैं यहां पर बता रहा हूं, फिर आगे के कारण को पहले पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग, फिर उसको हम आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए, कारण में नंबर 1, राजबल्लभ का पुत्र था जिसका नाम था कृष्ण बल्लभ। राजद्रोह के आरोप में आप देखेंगे कि यह सिराजुद्दौला की निगाह में था और सिराजुद्दौला इससे नाराज था। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने इसको गिरफ्तार करने, इसको पकड़ के राज दरबार में लाने की अनुमति अपने दरबारियों को दी, लेकिन कृष्ण बल्लभ को सहयोग किसने किया? कृष्ण बल्लभ को सहयोग किया कलकत्ता काउंसिल ने, यानी कि अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने इनको शरण दे दी। किसको? कृष्ण बल्लभ को अंग्रेजों ने शरण दी। बात को समझिएगा। पहला पॉइंट, जब अंग्रेजों ने शरण दी तो इस बात को समझिएगा कहानी, इससे नवाब सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुआ। उसको लगा कि अंग्रेज चैलेंज दे रहे हैं। बात आगे बढ़ी। 4 जून की घटना है। इसका परिणाम यह हुआ कि जब अंग्रेजों ने इसको शरण दिया तो परिणाम यह हुआ कि 4 जून, ध्यान दीजिएगा, 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जो है वह कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार की इनकी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार की इनकी फैक्ट्री पर क्या किया? अधिकार कर लिया। इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि 15 जून को, अभी समय बीता ही नहीं कि 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। लेकिन इस बात को ध्यान से रखना कि अंग्रेज साम दाम दंड भेद सभी नीतियों में परफेक्ट थे। वह धीरे धीरे समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर नवाब सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार और 15 जून 1756 को जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कारण यह था कि अंग्रेजों ने, यानी कि कलकत्ता काउंसिल ने कृष्ण बल्लभ को शरण दी। यहां पर इस बात को आप बारीकी से समझेंगे। इसके साथ ही साथ एक और मजेदार कहानी हो रही है। 15 जून को कलकत्ता पर अधिकार, और यहां पर आप देखेंगे कि 20 जून 1756 को जो है
फोर्ट विलियम जो बना था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा जगह था, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। किसने? नवाब ने। अब ये जो फोर्ट विलियम पर अधिकार था 20 जून को, आप देखेंगे 20 जून 1756 को, ये बहुत बड़ी कहानी अपने अंदर लिए हुए है। इस कहानी पर मैं अभी तुरंत परिचर्चा नहीं करूंगा, 15 से 20 सेकंड 1-2 मिनट बाद परिचर्चा करूंगा। इसी कहानी को, फोर्ट विलियम पर अधिकार वाली ही कहानी को आप देखेंगे काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी की घटना, मैं पूरी कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी को आप देखेंगे ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। तो काल कोठरी की घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को। अच्छा, एक तो अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की नाराजगी का कारण या शत्रुता का कारण ये था। दूसरा कारण क्या था मैं आपको बता दूं। दूसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा कॉजेस जो मैं आपको बता रहा हूं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुआ क्या कि जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं उस बात को समझेंगे। 1756 ईस्वी में न सिर्फ भारत में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, न सिर्फ भारत में राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वरन विश्व के अधिकांश देशों में, विशेष करके मैं यूरोप की बात करूं, घूम फिर के ना जाऊं, यूरोप की मैं बात करता हूं। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, 7 ईयर वॉर प्रारंभ हो जाता है यूरोप में। और यूरोप में जो 7 ईयर वॉर होता है किसके किसके बीच होता है? ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य, जिसमें ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी दोनों हस्तक्षेप करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बात को आपको बारीकी से समझना है कि जब जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है, आपस में लड़ेंगे या इनके बीच में तनाव होगा, तब तब भारत में इनकी कंपनियों के बीच में भी आपस में रिलेशन खराब होंगे। परिणाम यही हुआ कि 1756 ईस्वी में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने हो गई। अब आपके मन में आएगा कि सर, जब आप सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर फ्रांसीसियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई, जभी तो मैं समझा पाऊंगा। जरूरत यह है कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने हो गए तो जहां जहां पर अंग्रेजों के किले थे, अंग्रेजों ने अपने उन किलों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया, मजबूत करना शुरू कर दिया, और फ्रांसीसी भी अपने किले को मजबूत करना शुरू कर दिए। फ्रांसीसी इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि ताकि अंग्रेज भेद ना पाए उस किले को, और अंग्रेज इसलिए मजबूत कर रहे हैं ताकि फ्रांसीसी भेद ना पाए। तो दोनों अपने अपने किले को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इससे तनाव नवाब को हुआ। और चूंकि अपने अपने किले कई जगह मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हम बंगाल को पढ़ रहे हैं तो बंगाल के संदर्भ में बात करेंगे। बंगाल में हमने आपको बताया था कि कलकत्ता, ठीक है, तो कलकत्ता और चंद्रनगर, तो आपने यहां पर देखा कि कलकत्ता में जो है अंग्रेज अपने किले को मजबूत कर रहे हैं, चंद्रनगर में आप देखेंगे फ्रांसीसी मजबूत कर रहे हैं। तो इससे यह है कि नवाब जो बंगाल का है उससे बिना परमिशन के आप अपने अपने किले को मजबूत कर रहे हैं। चलो ठीक है कि फ्रांसीसी अंग्रेज, अंग्रेज फ्रांसीसी की शत्रुता की वजह से और सुरक्षा के भाव में किले को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कल को जब आपके किले मजबूत हो जाएंगे और हमारे और आपके बीच में रिलेशन खराब होगा, तब उसका लाभ आपको मिल जाएगा। नवाब को ये लगा कि यार ये सब कर रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे। नवाब ने शाही फरमान जारी कर दिया। जब शाही फरमान जारी कर दिया कि आप बिना मेरे परमिशन के किले की दुर्गीकृत नहीं कर सकते, तो फ्रांसीसी नवाब की बात को मान गए। फ्रांसीसी नवाब की बात को मान गए, लेकिन अंग्रेज नवाब की बात को नहीं माने। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शत्रुता जो अंग्रेजों से बढ़ी, उसका दूसरा कारण ये था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1756 सप्तवर्षीय युद्ध, ये ध्यान रखना, और किलेबंदी, ताकि आपको याद रहेगा। तो ये कारण रहा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि नवाब सिराजुद्दौला जब युद्ध करेगा प्लासी का, जब मैं आगे बात करूंगा अभी, तो उसके साथ फ्रांसीसी होंगे कि नहीं? फ्रांसीसी होंगे, क्योंकि वो मित्र बन गए हैं। फ्रांसीसी मित्र बन गए हैं, नवाब मित्र बन गया फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसी मित्र बन गए नवाब का, क्योंकि अंग्रेजों से शत्रुता नवाब की हो गई। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मंडल सिद्धांत के अनुसार शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इस बात को समझिएगा कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होगा आपका। अगर हमारा कोई दुश्मन है और उसका कोई दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होगा। यानी कि आप यहां पर देखिएगा कि नवाब का दुश्मन अंग्रेज, अंग्रेजों का दुश्मन फ्रांसीसी,
तो नवाब और फ्रांसीसी क्या होंगे? दोस्त होंगे। और यही प्रश्न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था कि प्लासी युद्ध के दौरान जो है नवाब सिराजुद्दौला की सहायता फ्रांसीसियों ने की थी अथवा नहीं? तो फ्रांसीसियों ने की थी, जिस पर हम आगे की पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर इस बात को आप समझ पाए होंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में शत्रुता का कारण तो दो चीजें। अब यहां पर हम चलेंगे 20 जून 1756 को ये फोर्ट विलियम पर अधिकार। जब 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार किया तो कहानी कुछ इस बात की है। हालांकि कुछ इतिहासकार अपनी अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन कहानी ये होती है कि नवाब सिराजुद्दौला पहुंचता है कलकत्ता, फोर्ट विलियम। वहां पर कई अधिकारी होते हैं। नवाब सिराजुद्दौला और वहां के अधिकारी जो भी थे उनके बीच में आपस में बात होने लगी। जैसे गवर्नर वहां का ड्रेक था। फोर्ट विलियम मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम, गवर्नर ड्रेक, एक दूसरा अधिकारी मिंचिन, एक तीसरा अधिकारी हॉलवेल। अब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला पहुंचा। गवर्नर ड्रेक से पूछा कि तुम किसके परमिशन से किलेबंदी कर रहे हो? गवर्नर ड्रेक ने कहा कि साहब किलेबंदी नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही। ये किलेबंदी नहीं है तो फिर क्या है? फिर नवाब सिराजुद्दौला ने पूछा कि चारों तरफ जो सेना तुम लगा रखे हो, किसके परमिशन से इतनी सेना, इतनी फौज यहां पर लगा रखे हो? ड्रेक ने कहा कि ये सेना नहीं है, ये तो बस सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, सेना और सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी और सिक्योरिटी गार्ड में डिफरेंस ही नहीं है। इस तरह से जवाब सवाल होने लगा और अंत में परिणाम ये हुआ कि 20 जून 1756 की घटना इतिहास में हुआ क्या कि एक कोठरी थी। इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। एक कोठरी थी जो 18 गुणे 14 की थी। कहा जाता है कि इस कोठरी में नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया? 146 अंग्रेजों को जो है छत के ऊपर होल करा के उसके अंदर गोल कर दिया और मेन दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें से बचे कितना? अगले दिन जब सुबह हुआ तो 23 लोग जिंदा बचे थे। ऐसी कहानी है। कहा जाता है कि जब यह घटना हो रही थी तो गवर्नर ड्रेक और मिंचिन ये दोनों भाग खड़े हुए और ये भाग करके कहां चले गए? फुल्टा द्वीप चले गए। कहां चले गए? फुल्टा द्वीप। लेकिन हॉलवेल जो थे ना, ये हॉलवेल साहब पकड़े गए और ये इसी के अंदर इनकी डिग्री बदल दी गई थी, कोठरी के अंदर। हालांकि किस्मत के धनी थे कि इन 23 लोगों में हो गए, यानी कि भी जिंदा बचे। इसी घटना का वर्णन हॉलवेल करता है। ठीक है, तो जब काल कोठरी की घटना हुई, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, अंग्रेज भाग करके फुल्टा द्वीप चले गए, हॉलवेल की स्थिति आप ऐसे देख रहे हैं, तब कहानी बनी। और एक बात पुनः मैं आपको याद दिला दूं, जरा इस चीज को आप समझिएगा कि जब इस प्रकार की घटना हो रही है 20 जून 1756 की, तो आप जरा देखिए कि इस समय कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में तनाव में हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी, बात को बारीकी समझिएगा। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि सेकंड कर्नाटक वॉर का माहौल चल रहा है। सेकंड कर्नाटक वॉर, और सेकंड कर्नाटक वॉर में मजबूत कौन होगा? अंग्रेज मजबूत होंगे। तो अंग्रेज कहीं न कहीं मजबूत हैं दक्षिण भारत में। बात को समझिएगा। जब हुआ क्या कि इस प्रकार की घटना हुई तो इसकी कहानी कर्नाटक पहुंची। तो कर्नाटक में अंग्रेज मजबूत थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि अरे, कर्नाटक में हम इतने मजबूत हैं और हमारे भाइयों के साथ बंगाल में ऐसा किया जा रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। तब कर्नाटक से चलता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी का क्लर्क था और मेहनत करते हुए एक अच्छे पद पर पहुंच रहा था। अभी गवर्नर जनरल नहीं बना था, अभी गवर्नर जनरल नहीं बना है रॉबर्ट क्लाइव, अभी तो क्लर्क से प्रमोशन करके कुछ एक पद आगे बढ़ा है। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल भेजा गया तत्काल। रॉबर्ट क्लाइव अपने महत्वपूर्ण सेनापति वॉटसन के साथ जो है कलकत्ता रवाना होता है। तो जिस समय कालकोठरी की घटना होती है, ये भाग करके फुल्टा द्वीप में शरण होते हैं और उसी समय आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ये कहाँ के लिए रवाना हुए? बंगाल के लिए रवाना हुए। अच्छा, एक बात और भी है, ये जो कालकोठरी की घटना थी, इसको लेकर के इतिहासकारों में कई सारी बातें हैं कि कालकोठरी की घटना सही है या गलत है। तो एक उस समय के इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, एक मुस्लिम इतिहासकार हैं उसी समय के गुलाम हुसैन, उनकी पुस्तक है मुतखैरिन, ठीक है, सियारुल मुतखैरिन, उसमें उन्होंने इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि गुलाम हुसैन जो समकालीन इतिहासकार रहे उस समय के,
गुलाम हुसैन साहब हैं, इनकी एक पुस्तक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मुतखैरिन, मुतखैरिन, सियारुल मुतखैरिन, क्षमा चाहूँगा, सियारुल मुतखैरिन, सियारुल मुतखैरिन। इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत घटना है, बट जो भी है कोई उल्लेख नहीं। अगर सही है तो किस तरह की स्थिति बनी होगी। तो इस प्रकार की घटना हुई और अब अंग्रेज पहुंच गए। देखिए, अंग्रेज साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, वह धीरे धीरे इस चीज को देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्लासी की पृष्ठभूमि या अंग्रेजों शत्रुता के बाद प्लासी की पृष्ठभूमि अब बनेगी। अब देखना है कि प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो यहां पर मैं एक हेडिंग लिखता हूं, प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि। आप लोग भी पॉइंट आउट कर लीजिए, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखिए, किसी भी चीज को बहुत बारीकी से आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी कल्याण होगा भाई, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि में चलिए हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एक बात समझाते हैं। पहला, सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार। इस चीज को आपने देखा, सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार, सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता पर अधिकार, ये पृष्ठभूमि का कारण होगा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि क्लाइव, क्लाइव प्लस वॉटसन, ये बहुत अच्छा सेनापति था वॉटसन। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता का एक अधिकारी था मनिकचंद, नाम ध्यान दीजिएगा, मनिकचंद। ठीक है, मनिकचंद, मनिकचंद के सहयोग से, मनिकचंद के सहयोग से, सहयोग से कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब नवाब और तनाव में आ गया, दोबारा से यह हरकत करने लगी, कलकत्ता पर अधिकार। जब कलकत्ता पर इन्हें अधिकार कर लिया तो नवाब दिमाग लगाया कि हमारे अपने ही अब हमसे दूर हो रहे हैं। तब परिणाम ये हुआ कि अंततः 2 जनवरी, नोट करिएगा, 2 जनवरी 1757 को नवाब और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ, नवाब और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ और इसी संधि को अलीनगर की संधि कहा जाता है, अलीनगर की संधि। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो अलीनगर नाम है ना, ये सिराजुद्दौला कलकत्ता को अलीनगर कहता है। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कलकत्ता को, कलकत्ता को अलीनगर कहता है, अलीनगर। तो अलीनगर की संधि हुई 2 जनवरी 1757 को। और इस अलीनगर की संधि में आप देखेंगे किसके किसके बीच हुई, तो क्लाइव, क्लाइव और नवाब के बीच में। अब अलीनगर की संधि की महत्वपूर्ण बातें क्या थी उसको पॉइंट आउट करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे छोटे छोटे बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक क्रम से बता रहे हैं। अगर इन सब घटनाओं को आप ठीक से याद रखेंगे तो चाहे बंगाल से क्वेश्चंस बने, प्लासी, बक्सर, कहीं से भी क्वेश्चंस बनेगा, आप बड़े आसानी से और सहजता के साथ कर लेंगे। अदरवाइज तो लोग 15 से 20 मिनट में पूरे बंगाल को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सहज है, इसीलिए सहज लगे, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, खुद मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अलीनगर की संधि हुई, ठीक है। और अलीनगर की संधि की शर्तें क्या थी, जरा इस चीज को देखिएगा। शर्त क्या थी, तो नंबर 1, अब तो नवाब यहां पर फंस गए हैं, कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देना, कंपनी को, यानी कंपनी को दिया जाएगा, कंपनी को नवाब द्वारा, नवाब द्वारा मुआवजा, मतलब एक राशि, इसको नवाब ही सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कंपनी को अपने स्थलों की दुर्गीकृत करने की छूट, कंपनी को अपने स्थलों, अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने की छूट,
तीसरा, कंपनी को अपने सिक्के ढालने की छूट। कंपनी को अपने सिक्के ढालने की छूट। ठीक है। अब इसमें नवाब के पक्ष में क्या जाएगा? देखिए, नवाब के पक्ष में क्या था कि दोनों षड्यंत्र नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और चूंकि फ्रांसीसी किसको सहयोग किए थे? नवाब को। या किसके साथ दोस्त थे? नवाब के साथ। नवाब के कहने से ही फ्रांसीसियों ने किलेबंदी रोक दी थी। तो नवाब ने कहा कि आप फ्रांसीसियों को परेशान नहीं करेंगे। तो विशेष करके आप देखा जाए मोटा मोटी ये इनके बीच में रहा। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक, उनको व्यापारी नियंत्रण स्थापित करना था, हिंदुस्तान के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। इसके लिए उनको जो है फ्रांसीसियों को भारत के बाजार से बाहर निकालना था। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो फ्रांसीसियों को परेशान ना करें। और दूसरे, नवाब से बदला लेना था, क्योंकि इस बात को अच्छे से जानिए कि काल कोठरी की घटना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी संकट की घटना थी। तो अब जो है ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वह दिमाग लगा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? साम दाम दंडभेद की नीति अपना करके नवाब और जो उसके अपने सहयोगी थे, मतलब विशेष करके सहयोगी नहीं कहेंगे, जो नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनको इसने अपनी तरफ मिला लिया। अंग्रेज अपनी तरफ मिलाने में सक्षम रहे और शुरू कर दिए। तो जब अंग्रेज नवाब के दुश्मनों को अपनी तरफ मिलाने के लिए आगे बढ़े और लोग मिलते गए, जैसे घसीटी बेगम, जो है राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ, मीर जाफर, ये सारे लोग तब अंग्रेजों को लगा कि अब मुझे सिराजुद्दौला के ऊपर वार करना चाहिए। तो सिराजुद्दौला के ऊपर वार सीधे आप नहीं कर सकते। अंग्रेज कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिससे अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया? डायरेक्ट नवाब के ऊपर ना कुछ करके, आप कहानी यूं बनती है कि 13 मार्च 1757 को जो है इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। चंद्रनगर को छीन लिया। 13 मार्च 1757 को चंद्रनगर को छीन लिया। अब जब चंद्रनगर को छीन लिया, किससे? फ्रांसीसियों से। तो इसको अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इससे क्या हुआ? अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ। अलीनगर की संधि का उल्लंघन। अब जब अलीनगर की संधि का उल्लंघन होगा तो जाहिर सी बात है कि षड्यंत्र बहुत तेजी से बननी शुरू हो जाएगी। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने नवाब के जितने भी दुश्मन थे उन सबको जो है अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। अब इससे 2 गुट बनना शुरू हो गया। वे 2 गुट कौन कौन से होंगे? आइए जरा उसको हम लोग देखते हैं कि वे दोनों गुट कौन कौन से हैं। यानी कि इन्वॉल्व कौन कौन से लोग हो रहे हैं। एक तरफ नवाब और दूसरी तरफ कंपनी। नवाब सिराजुद्दौला, इसका विश्वास पात्र आप देखेंगे। नवाब सिराजुद्दौला का विश्वास पात्र लिखिएगा। मीर मदान मोहनलाल और फ्रांसीसी, ये इसके गुट में होंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी की बात, कंपनी के साथ आप यहां पर देखें क्लाइव तो है ही, वाटसन, इसके ग्रुप में और भी लोग शामिल होंगे, जैसे मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ,
अमीचंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, इनका नाम नहीं लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, घसीटी बेगम, ये लोग इस ग्रुप में हो गए। कहा जाता है कि एक बड़ी मजेदार बात है कि जो ये अमीचंद था, ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ फुट गया था पैसे पर, ठीक है। तो अमीचंद जो था, अंग्रेजों ने कहा कि मानिकचंद नहीं, मानिकचंद कलकत्ता का वो अधिकारी था। अमीचंद वहां का एक मतलब कह सकते हैं ना कि ये भी उसी विभाग में था, नवाब का ही पहले खास हुआ करता था, बाद में नवाब से बड़ी इसकी दुश्मनी हुई, और ये जो है एक अमीर व्यक्ति भी था, और कह सकते हैं कि नवाब की प्रशासनिक चीज़ों में इसका हस्तक्षेप रहता था। तो अमीचंद जो है क्या था, अमीचंद को अंग्रेजों ने पैसा दे दिया, मतलब दिया नहीं, कहा कि हम आपको पैसा देंगे, और अमीचंद के माध्यम से इन सारे लोगों से संपर्क किया गया जिनके नाम हमने आपको यहां पर बताया। बाद में कहा जाता है कि जब अमीचंद ने पैसे की बात की तो अंग्रेजों ने अमीचंद को छोटा कर दिया, मार दिया, फर्जीवाड़ा किया, इनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इसी हत्या की वजह से, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि इसी हत्या की वजह से कहा गया कि धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य की भवन की पहली ईंट रखी गई। जरा इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि पहली बार धोखा इन्होंने कर दिया अमीचंद के साथ, और इस धोखे पर इनकी हत्या कर दी अमीचंद की, जिस पर लिखा गया कि इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य पॉइंट आउट करिएगा, अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई, पहली ईंट रखी गई। तो इस स्टेटमेंट को कई बार कमीशन ने पूछा है कि यह स्टेटमेंट कहां पर, किस जगह मतलब उचित है रखना, और इसकी क्या कहानी है। तो अगर ऐसी बात हो कि पहली बार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई, तो अमीचंद की हत्या, जिसको उसने लाभ देने के लिए वादा किया था, और जब बात आई तो उसकी हत्या करा दी गई। अब अंततः कहानी आगे बढ़ती है, अब रण शुरू होगा, बैटल ऑफ प्लासी, माहौल बन जाएगा। यहां लिखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। कहा जाता है कि 23 जून 1757 ईस्वी को यह रण हुआ। प्लासी कहाँ है? बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया जिला के अंतर्गत आप देखेंगे गंगा नदी का प्रवाह है, कहीं कहीं पर इसको भागीरथी भी कहा गया है, और भी कई सारे नाम हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक जगह है प्लास के बहुत वृक्ष हैं। यहीं पर 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक तरफ नवाब और दूसरी तरफ अंग्रेज। अब अंग्रेजों के ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, सबका नाम ऊपर हमने लिख लिया है। आप यहाँ पर सेना की बात करें तो नवाब के पास 50,000 सेना थी, कितनी बड़ी संख्या में। इसके बाद इसके वफादार कौन थे, मैं उनका नाम दोबारा लिखना चाहूंगा, मीर मदान और मोहनलाल। फ्रांसीसी का भी नाम लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग, फ्रांसीसी। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, इनमें आप देखेंगे कि क्लाइव तो है ही, वॉटसन, और बाकी जो इनके ग्रुप में शामिल हैं वो। सेना की अगर मैं बात करूं तो 950 यूरोपीय जो पैदल हैं, पैदल सैनिक, ठीक है। इसके बाद 100 यूरोपीय सैनिक तोपची हैं, तोप लिए हुए हैं। इसके बाद 50 नाविक हैं, हालांकि सब याद नहीं करना है लेकिन लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2100 भारतीय लोग हैं, 2100 भारतीय मिला जुला करके, कि ये तकरीबन 2 से 3 हजार सैनिक और इधर 50,000 सैनिक।
अब इनके जो सैनिक हैं बड़े एक्सपर्ट हैं। यूरोपीय सैनिक जो पैदल थे उनके हाथ में भी गन और सारी चीजें, फिर 100 सैनिक ऐसे थे जिनके पास तोपें थी, नाविक थे, 2100 भारतीय थे जो एकदम षड्यंत्रकारी और गद्दार थे, जाकर के मिल गए थे अंग्रेजों से, और इधर 50,000 नवाब की सेना, जिसको नियंत्रण कौन कर रहा था। सबसे मजेदार बात है कि ये तो इनके वफादार थे ना, इन 50,000 की सेना को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन था, तो विशेष करके मीर जाफर का नाम लिया जाता है कि मीर जाफर जो था वह सिराजुद्दौला का उस समय मुख्य सेनापति हुआ करता था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने कहा था कि मीर भाई आप हमें जो है सहायता करिए, मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। ये धोखेबाज सेनापति 50,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ और भी लोग थे जो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब जंग शुरू हुई 23 जून 1757 को, तो जंग के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कहा कि आक्रमण करो अंग्रेजों के ऊपर, और कमबख्त इतना वाहियात था कि एकदम मूर्ति की भांति खड़ा रहा। नवाब इस बात को समझ गया, धोखेबाज है, चीटर, धोखेबाज। इसने क्या किया, आक्रमण नहीं किया। नवाब इस बात को समझ गया और नवाब तुरंत जो है मैदान छोड़कर भाग निकला। कहा जाता है कि नवाब वहां से कहाँ निकलता है, नवाब तुरंत राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना होता है। नवाब मुर्शिदाबाद पहुंचा कि आप देखेंगे कि मीर जाफर का बेटा होता है, मीर जाफर का बेटा होता है जिसका नाम होता है मीरन, और इसका एक दोस्त होता है, मीरन का एक दोस्त होता है जिसका नाम लिखिएगा जो है मोहम्मद जी, ठीक है, मोहम्मद बेग, मोहम्मद बेग। इस मोहम्मद बेग ने नवाब की हत्या कर दी, नवाब की हत्या कर दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नवाब की हत्या होती है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की। तो नोट, इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की, राष्ट्र से गद्दारी की। अब प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया, ये सारी चीजें। अब देखिए इस पर क्या है कि हम लोग परिणाम की बात कर लेते हैं। अब इस युद्ध के परिणाम ये हुआ कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया, मीर जाफर नवाब बने, पहली चीज। दूसरा, अंग्रेजों को इन्होंने ढेरों सारी धन दौलत देने की बात कही, जिस पर हम लोग आगे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ कथन भी हैं। एक कथन है मेल्सन का। मेल्सन ने कहा कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ, इतना तात्कालिक, और स्थायी परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा और भी स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट लिखिएगा। कहा जाता है, अच्छा इसी में एक और लाइन है, कहा जाता है कि इस विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी। एक इतिहासकार हैं सर जदुनाथ सरकार, इनका स्टेटमेंट आपको जरूर याद रखना है। सर जदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट है, उसको लिख लीजिए कि 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया। भारत में मध्यकालीन युग का
अंत हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया और आधुनिक युग शुभारंभ हुआ और आधुनिक युग का आरंभ। ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखने होते हैं। आरंभ, तो यहां पर आपको इन सब पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना है। अच्छा, अब जो बंगाल के नवाब मीर जाफर बनेंगे, उनको क्या क्या है भाई, तो उनको क्या क्या कंपनी को देना था। तो देखिए, कंपनी के हित में क्या आया, परिणाम की अगर मैं बात करूं, कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया, पहला पॉइंट। दूसरा, मीर जाफर ने ठीक है, कंपनी को 24 परगना, जो बंगाल में है, 24 परगने की जागीर दी। देख रहे हैं, संपत्ति लुटाना शुरू कर दिया कम वक्त ने। इसके अलावा वर्धमान और नदिया क्षेत्र, वर्धमान प्लस नदिया क्षेत्र, इसकी भी जागीर दे दी। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्लाइव को, वॉटसन को, सबको अथाह धन संपत्ति दिया। क्लाइव को प्लस वॉटसन को खूब संपत्ति दी। और कहा जाता है कि जो धन अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, धन जो प्राप्त हुआ, इसका एक और बात मैं आपको बता दूं। अभी आप देखेंगे 1757 चल रहा है, बंगाल को इन्होंने जीता, और उधर आप देखेंगे कि सेकंड कर्नाटक वॉर चल रहा है, और सेकंड कर्नाटक वॉर में यही पैसा जाकर के वहां पर लगता है, वहां पर लोगों को मिला लिया जाता है और फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो धन प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को, उसका लाभ इन्हें कर्नाटक युद्ध में मिला, कर्नाटक युद्ध में मिला। तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्लासी के युद्ध को जीतने पर जो है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, एक क्लर्क से गवर्नर बना। अब इसके बाद नवाब मीर जाफर की कहानी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, और मीर जाफर कब तक क्या करेंगे, कठपुतली बनेंगे और कैसे नाचेंगे, इस पर हम लोग अगली क्लास में पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल पुनः मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।